मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संघ के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके हिंदी अनुवाद का मैं वाचन कर रहा हूँ। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं उपन्यास गोरा के भाग 9 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज के क्रम में लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 10 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। तस्तरी में मिठाई, नमकीन और चाय आदि सजाकर नौकर के हाथ दे सुचरिता ऊपर आकर बैठी थी कि उसी समय बैरे के साथ गोरा ने प्रवेश किया। उसका गोरा तगड़ा शरीर और चेहरा मोहरा देखकर सभी चकित हो उठे। गोरा के माथे पर गंगा की मिट्टी का तिलक था। गाढ़े की धोती के ऊपर उसने तनीदार कुर्ता पहन रखा था। कंधे पर मोटी चादर थी। पैरों में उड़ी सूढ़ वाले कटकी जूते थे। मानो वर्तमान ढंग के विरुद्ध एक मूर्तिमान विद्रोह सा वह सामने खड़ा था। विनय ने भी उसका ऐसा रूप इससे पहले कभी नहीं देखा था। गोरा के मन में विरोध की एक आग आज विशेष रूप से धधक रही थी। उसका कारण भी था। ग्रहण के नहान के लिए कल तड़के ही किसी स्टीमर कंपनी का जहाज यात्री लादकर त्रिवेणी के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में जहां तहां हुए पड़ाव से अनेक स्त्री यात्रियों के झुंड अपने साथ दो दो एक एक पुरुष अभिभावक लिए जहाज पर सवार हो रहे थे। बाद में कहीं जगह ही न मिले, इसलिए भारी ठेलम ठेल हो रही थी। जहाज पर सवार होने से तख्ते पर कीचड़ सने पैरों से चलती हुई कोई कोई स्त्री बेपर्दा होती हुई नदी के पानी में गिर पड़ती थी। किसी को खलासी भी धक्का देकर गिरा देते थे। कोई स्वयं सवार हो गई थी पर साथियों के न चढ़ पाने से घबरा रही थी। बीच बीच में वर्षा की बौछार आकर उन्हें और भिगोए दे रही थी। जहाज में उनके बैठने का स्थान कीचड़ से भर गया था। उनके चेहरे पर और आंखों में एक पीड़ित त्रस्त करुण भाव था। मानो निश्चित रूप से यह जानकर कि वे बेबस होकर भी इतनी क्षुद्र हैं कि जहाज के मल्लाह से लेकर मालिक तक कोई उनकी विनती पर जरा भी मदद नहीं करेगा। उनकी प्रत्येक चेष्टा में एक अत्यंत कातर आशंका का भाव दिख पड़ता था। ऐसी हालत में गोरा भरसक यात्रियों की मदद कर रहा था। ऊपर पहले दर्जे के डेक से एक अंग्रेज और एक आधुनिक ढंग के बंगाली बाबू जहाज की रेलिंग पकड़े आपस में हंसी मजाक करके मुंह में चुरूट दबाए तमाशा देख रहे थे। बीच बीच में किसी यात्री की बेहद दुर्गति देखकर अंग्रेज हंस उठता था और बंगाली भी उसमें योग दे रहा था। इसी तरह दो तीन स्टेशन पार करते हुए गोरा के लिए ऐसा हो उठा। उसने ऊपर जाकर अपने वज्र कठोर स्वर में गरज कर कहा, धिक्कार है तुम लोगों को, शर्म नहीं आती? कड़ी दृष्टि से अंग्रेज ने गोरा को सिर से पैर तक देखा। बंगाली ने उत्तर दिया, शर्म? हां, देश के इन सब जाहिल जानवरों के कारण शर्म ही आती है। मुंह लाल करके गोरा बोला, जाहिलों से बड़े जानवर हैं ये, जिनमें हृदय नहीं है। बिगड़कर बंगाली ने कहा, यह तुम्हारी जगह नहीं है, यह फर्स्ट क्लास है। गोरा ने कहा, ठीक कहा, तुम्हारे साथ मेरी जगह हो ही नहीं सकती। मेरी जगह उन्हीं यात्रियों के बीच है, लेकिन मैं कहे जाता हूं, फिर मुझे अपने फर्स्ट क्लास में आने को मजबूर न करना। कहता हुआ गोरा धड़धड़ाता हुआ नीचे उतर गया। उसके जाते ही अंग्रेज ने आराम कुर्सी पर दोनों पांव पसार कर उपन्यास में मुंह गड़ा लिया। उसके सहयात्री बंगाली ने उससे बात करने की दो एक बार कोशिश की, किंतु बात नहीं बनी। देश के साधारण आदमियों में से वह नहीं है, यह साबित करने के लिए उसने खानसामा को बुलाकर पूछा, क्या खाने के लिए मुर्गी की कोई डिश मिल सकती है? खानसामा ने बताया कि केवल रोटी, मक्खन और चाय मिल सकती है। इस पर बंगाली ने अंग्रेज को सुनाकर अंग्रेजी भाषा में कहा, क्रीचर कंफर्ट के मामले में भी जहाज की व्यवस्था बिल्कुल रद्दी है। अंग्रेज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका अखबार मेज पर से उड़कर नीचे गिर गया था।
बंगाली बाबू ने कुर्सी से उठकर उन्हें वह उठा दिया, किंतु बदले में थैंक्स तक नहीं पाया। चंद्रनगर पहुंचकर उतरते समय अंग्रेज ने सहसा गोरा के पास जाकर टोपी उठाते हुए कहा, अपने बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन एक पढ़ा लिखा बंगाली अपनी साधारण जनता की दुर्गति देखकर विदेशी से मिलकर अपनी श्रेष्ठता का अभिमान करके हंस सकता है। इसका आक्रोश गोरा के भीतर सुलगता रहा। देश की साधारण जनता ने अपने को सब तरह के अपमान और दुर्व्यवहार का ऐसा आदी बना लिया है कि उसके साथ पशुवत व्यवहार करने पर भी वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि उसे स्वाभाविक और जायज भी मान लेते हैं। इसकी जड़ में जो देशव्यापी घोर अज्ञान है, उसका ध्यान करके गोरा की छाती फटने लगी। किंतु उसे सबसे अधिक यही अखर रहा था कि देश के इस अपमान और दुर्गति को पढ़े लिखे लोग अपने ऊपर नहीं लेते। निर्दय होकर अपने को अलग करके इसमें अपना गौरव भी मान सकते हैं। इसीलिए आज पढ़े लिखे लोगों की सारी किताबी पढ़ाई और नकली संस्कार के प्रति पूरी उपेक्षा दिखाने के लिए ही गोरा ने माथे पर गंगा की मिट्टी का तिलक लगाया था और अद्भुत ढंग से नए कटकी जूते खरीदे थे। उन्हें पहनकर गर्व से छाती फुलाकर वह इस ब्रह्म परिवार में आया था। मन ही मन विनय यह समझ गया कि गोरा का आज का यह रूप जैसे उसकी युद्ध सज्जा है। न जाने आज गोरा क्या कर बैठे। इसी आशंका से विनय का मन भय, संकोच और विरोध के भाव से भर उठा। वरदा सुंदरी विनय के साथ जब परिचय करा रही थी, तब सतीश वहां अपने लिए कोई काम न पाकर छत के एक कोने में टीन की एक फिरकी घुमाता हुआ अपना मन बहला रहा था। गोरा को देखकर उसका खिल बंद हो गया। फिर उसने विनय के कान में प्रश्न किया, यही के आपके मित्र हैं? विनय ने कहा, हां। छत पर आकर गोरा एक क्षण विनय के चेहरे की ओर देखता रहा। फिर ऐसा हो गया मानो कि विनय उसे दिखा ही न हो। परेश बाबू को नमस्कार करके उसने निसंकोच भाव से एक कुर्सी खींचकर तेजी से कुछ पीछे हटाई और उस पर बैठ गया। वहां कहीं कुछ स्त्रियां भी हैं, यह लक्ष्य करना उसने मानो अशिष्टता समझा। इस असभ्य के पास से लड़कियों को लेकर चली जाएं। वरदा सुंदरी यह विचार कर रही थी कि परेश बाबू ने उनसे कहा, इनका नाम गौर मोहन है, मेरे मित्र कृष्णदयाल के लड़के हैं। तब गोरा ने उनकी ओर मुड़कर नमस्कार किया। विनय से हुई बातचीत में सुचरिता गोरा की बात पहले ही सुन चुकी थी, किंतु यह समझने में उसे देर लगी कि यह महाशय ही विनय का मित्र है। पहली दृष्टि से ही गोरा के प्रति उसमें एक खीज उपजी। किसी अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति में कट्टर हिंदूपन देखकर वह सह सके, ऐसे संस्कार सुचरिता के नहीं थे, न इतनी सहिष्णु ही थी। गोरा से परेश बाबू ने अपने बाल बंधु कृष्णदयाल के हालचाल पूछे। फिर अपने छात्र जीवन की बात करते हुए बोले, उन दिनों कॉलेज में हमारी अलग जोड़ी थी। दोनों काले पहाड़ की तरह थे, कुछ मानते ही नहीं थे। होटल में खाना ही अच्छा समझते थे। कितनी बार दोनों संध्या के समय गोल दिग्धी पर बैठकर मुसलमान की दुकान का कबाब खाकर आधी आधी रात तक बैठे इस पर चर्चा किया करते थे कि कैसे हम लोग हिंदू समाज का सुधार करेंगे। वरदा सुंदरी ने पूछा, आजकल वे क्या करते हैं? गोरा बोला, अब वे हिंदू आचार का पालन करते हैं। वरदा बोली, लाज नहीं आती? मानो क्रोध से उनका तन मन जल उठा था। कुछ हंसकर गोरा ने कहा, लाज कमजोर चरित्र का लक्षण है। कुछ लोग तो बाप का परिचय देने में भी लजाते हैं। वरदा, क्या वे पहले ब्रह्म नहीं थे? गोरा, मैं भी तो एक समय ब्रह्म था। वरदा, और अब आप साकार उपासना में विश्वास करते हैं? गोरा, आकार नाम की चीज की अवज्ञा बिना वजह करूं, ऐसा कुसंस्कार मेरा नहीं है। आकार को गाली देने से ही क्या वह मिट जाएगा? आकार का रहस्य कौन जान सका है? मृदु स्वर में परेश बाबू ने कहा, लेकिन आकार सीमा विशिष्ट जो है। गोरा ने कहा, सीमा के न होने से तो कुछ प्रकट ही नहीं हो सकता। असीम अपने को प्रकट करने के लिए ही
सीमा का आश्रय लेता है, नहीं तो वह प्रकट कहाँ है। और जो प्रकट नहीं है वह संपूर्ण नहीं है। वाक्य में जैसे भाव निहित हैं, वैसे ही आकार में निराकार परिपूर्ण होता है। आप यह कहना चाहते हैं? वरदा ने सिर हिलाकर कहा कि आकार निराकार से अधिक संपूर्ण है। गोरा, मैं यदि न भी कहूं तो उससे कुछ आता जाता नहीं है। संसार में आकार मेरे कहने न कहने पर निर्भर नहीं करता। निराकार ही यदि यथार्थ परिपूर्णता होती तो आकार को तो स्थान न मिलता। सुचरिता की यह दिल इच्छा होने लगी कि कोई इस घमंडी युवक को बहस में बिल्कुल हराकर इसे नीचा दिखा दे। विनय चुपचाप बैठा हुआ गोरा की बात सुन रहा है। यह देख मन ही मन उसे क्रोध आया। गोरा इतने जोर से अपनी बात कह रहा था कि उस जोर को नीचा दिखाने के लिए सुचरिता के मन में भी उबाल आ गया। इसी समय बैरा चाय के लिए केतली में गर्म पानी लाया। सुचरिता उठकर चाय बनाने लग गई। बीच बीच में विनय चकित सा सुचरिता के चेहरे की ओर देख लेता। उपासना के संबंध में यद्यपि विनय का मत गोरा से विशेष भिन्न नहीं था, किंतु उसे इस बात से दुख हो रहा था कि गोरा बिना बुलाए इस ब्रह्म परिवार में आकर ऐसी ढीठता से उनके विरुद्ध मत का प्रतिपादन कर रहा है। इस प्रकार लड़ने को तैयार गोरा के आचरण के साथ वृद्ध परे शांत आत्मनियंत्रण, सभी तरह के तर्क वितर्क से परे एक गहरी प्रसन्नता की तुलना करके विनय का हृदय उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा। मन ही मन वह कहने लगा, मतामत कुछ नहीं होते। अंतःकरण की पूर्णता, दृढ़ता और आत्म प्रसाद, यही सबसे दुर्लभ वस्तुएं हैं। अंत में कौन सच है कौन झूठ, इसे लेकर चाहे जितना तर्क कर लें, उपलब्धि के रूप में जो सच है वही वास्तव में सच है। सारी बातचीत के बीच परेश बाबू कभी कभी आंखें बंद करके अपने भीतर कहीं डूब जाते थे। यही उनका अभ्यास था। उस समय की उनकी आत्म केंद्रित शांत मुखाकृति को विनय एकटक देख रहा था। गोरा इस वृद्ध के प्रति भक्ति का अनुभव करके भी अपनी बातों को संयत नहीं कर पा रहा है। इससे विनय को बड़ी पीड़ा हो रही थी। कई प्याले चाय बनाकर सुचरिता ने परेश बाबू के चेहरे की ओर देखा। चाय के लिए किससे वह अनुरोध करे और किससे नहीं, इस बारे में उसे दुविधा हो रही थी। गोरा की ओर देखते हुए वरदा सुंदरी ने पूछ ही लिया, शायद आप तो यह कुछ लेंगे नहीं? गोरा ने कहा, नहीं। वरदा, क्यों, जात चली जाएगी क्या? गोरा ने कहा, हां। वरदा, आप जात मानते हैं? गोरा, जात क्या मेरी अपनी बनाई चीज है जो न मानूंगा? जब समाज को मानता हूं तब जात को भी मानता हूं। वरदा, क्या हर बात में समाज को मानना ही होगा? गोरा, न मानने से समाज टूट जाएगा। वरदा, टूट ही जाएगा तो इसमें बुराई क्या है? गोरा, जिस डाल पर हम सब एक साथ बैठे हों, क्या उसे काट देने में बुराई नहीं है? मन ही मन सुचरिता ने बहुत विरक्त होकर कहा, मां फिजूल बहस करने से क्या फायदा, वे हमारी छुआ हुआ नहीं खाएंगे। पहली बार गोरा ने सुचरिता की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। सुचरिता विनय की ओर देखकर थोड़े संशय के स्वर में बोली, आप क्या? विनय कभी चाय नहीं पीता। मुसलमान की बनाई हुई डबल रोटी बिस्कुट खाना भी उसने बहुत दिन पहले छोड़ दिया है, किंतु आज उसके न खाने से नहीं चलेगा। सिर उठाकर उसने जोर से कहा, हां अवश्य लूंगा। कहकर उसने गोरा की ओर देखा। गोरा के होठों पर कठोर हंसी की हल्की सी रेखा दिख पड़ी। चाय विनय को कड़वी लगी, किंतु उसने पीना नहीं छोड़ा। मन ही मन वरदा सुंदरी ने कहा, आह, यह विनय कितना भला लड़का है। फिर गोरा की ओर उन्होंने बिल्कुल ही मुंह फेर कर विनय की ओर ध्यान दिया। यह देखकर परेश बाबू ने धीरे से अपनी कुर्सी गोरा की ओर सरकाते हुए मृदु स्वर में उससे बात शुरू की। सड़क पर मूंगफली वाले ने ताजा भुनी मूंगफली की हाँक लगाई। सुनते ही लीला ने ताली बजाकर कहा, सुधीर दा, मूंगफली वाले को बुलाओ। उसके कहते ही सतीश छत से झुककर मूंगफली वाले को बुलाने लगा। इसी समय एक सज्जन और आ उपस्थित हुए।
सभी ने उन्हें पानू बाबू कहकर संबोधित किया, किंतु उनका असली नाम था हारान चंद्र नाग। इस टोली में विद्वता और बुद्धि के कारण उनकी विशेष ख्याति है। हालांकि किसी और से भी कोई बात साफ साफ नहीं कही गई, तो भी यह संभावना मानव वायुमंडल में बराबर तैरती रहती है कि इन्हीं के साथ सुचरिता का विवाह होगा। पानू बाबू का मन भी सुचरिता की ओर लगा है, इसके बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं था। और इसी बात की आड़ लेकर लड़कियां सदा सुचरिता से मजाक करती रहती थी। पानू बाबू स्कूल में मास्टरी करते हैं। वरदा सुंदरी उन्हें नीरा स्कूल मास्टर समझकर उनका विशेष सम्मान नहीं करती। वे कुछ ऐसा भाव दर्शाती हैं कि पानू बाबू को अगर उनकी किसी कन्या के प्रति अनुराग प्रकट करने का साहस नहीं हुआ तो वह उचित ही हुआ है। उनके भावी दामाद डिप्टीगिरी के पद की कठिन शर्त से बंधे हुए हैं। हारान बाबू की ओर सुचरिता के एक प्याला चाय सरकाते ही लावण्य दूर से ही उसकी ओर देखकर दबे होठों से मुस्कुराने लगी। वह सूक्ष्म हंसी भी विनय की नजर से बची न रही। इतने थोड़े समय में ही दो एक मामलों में विनय की नजर बड़ी तेज और सतर्क हो उठी थी। नहीं तो इससे पहले वह नजर के पैनेपन के लिए ऐसा प्रसिद्ध नहीं था। हारान और सुधीर काफी दिनों से इस परिवार की लड़कियों से परिचित हैं और इस परिवार के इतिहास के साथ इतने घुले हुए हैं कि लड़कियों के बीच इशारों का विषय बन गए हैं। विनय को यह बात विधाता के अन्याय सी लगी तथा उसके मन में चुभन सी होने लगी। उधर हारान के आ जाने से सुचरिता के मन में थोड़ी सी आशा का संचार हुआ। गोरा की हेकड़ी को जैसे भी वो नीचा दिखाया जाए तभी उसका जी ठंडा होगा। दूसरे मौकों पर हारान की बहसबाजी से वह प्रायः खींच उठती, किंतु आज इस तर्कबीर को देखकर उसने आनंदपूर्वक उसके सम्मुख चाय और डबल रोटी की प्लेट हाजिर कर दी। परेश बाबू ने कहा, पानू बाबू, ये हमारे हारान ने कहा, इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक समय ये हमारे ब्रह्म समाज के बड़े उत्साही सदस्य थे। यह कहकर गोरा से किसी तरह की और बातचीत की कोशिश न करके हारान चाय के प्याले की ओर ही सारा ध्यान देने लगे। उन दिनों तक दो एक बंगाली ही सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके स्वदेश लौटे थे। उन्हीं में से एक के स्वागत की बात सुधीर सुना रहा था। हारान ने कहा, बंगाली चाहे जितनी परीक्षाएं पास कर ले, लेकिन किसी बंगाली के द्वारा काम कुछ नहीं हो सकता। कोई बंगाली मजिस्ट्रेट या जज जिले का भार नहीं संभाल सकेगा। यही प्रमाणित करने के लिए हारान बाबू बंगाली चरित्र के अनेक दोषों और दुर्बलताओं की व्याख्या करने लगे। गोरा का मुंह देखते देखते लाल हो उठा। उसने अपनी शेर की सी दहाड़ को भरसक दबाते हुए कहा, आपकी राय अगर सचमुच यही है तो आराम से यहां पर बैठे हुए डबल रोटी किस मुंह से चबा रहे हैं। विस्मय से हारान ने भौवें उठाते हुए कहा, फिर आप क्या करने को कहते हैं? गोरा, या तो बंगाली चरित्र के कलंक को मिटाइए या गले में फांसी लगाकर मरिए। हमारी जाति के द्वारा कभी कुछ नहीं हो सकेगा। यह कटु बात क्या ऐसी आसानी से कह देने की है? आपके गले में रोटी अटक नहीं जाती? हारान, सच्ची बात कहने में क्या बुराई है? गोरा, आप बुरा ना माने, किंतु यह बात अगर आप यथार्थ में सच समझते तो ऐसे आराम से या यूं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह सकते थे। आप जानते हैं कि बात झूठ है, तभी यह बात आपके मुंह से निकल सकी। हारान बाबू, झूठ बोलना पाप है। झूठी निंदा तो और भी बड़ा पाप है, और अपनी जाति की झूठी निंदा से बड़ा पाप शायद ही कोई हो। हारान गुस्से से बेचैन हो उठे। गोरा ने कहा, आप अकेले ही क्या अपनी सारी जाति से बड़े हैं? आप गुस्सा करेंगे और अपने पुरखों की ओर से हम लोग चुपचाप सब सहते जाएंगे। अब तो हारान के लिए पराजय मानना और भी कठिन हो गया। उन्होंने और भी ऊंचे स्वर में बंगालियों की निंदा करना शुरू किया। बंगाली समाज की अनेक प्रथाओं का उदाहरण देकर वे बोले, ये सब रहते हुए बंगालियों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। गोरा ने कहा, जिन्हें आप कुप्रथाएं कहते हैं उन्हें केवल अंग्रेजी किताब रटकर कहते हैं, स्वयं उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब अंग्रेजों की सब कुप्रथाओं की भी आप ठीक ऐसे ही निंदा कर सकेंगे तब इस बारे में और कुछ कहिएगा।
इस प्रसंग को परेश बाबू ने बंद करने की चेष्टा की, किंतु क्रुद्ध हारान ने बहस को किसी तरह नहीं छोड़ा। सूर्य अस्त हो गया। बादलों के भीतर से आने वाले एक अपूर्व लाल प्रकाश से सारा आकाश लालिमामय हो उठा। विनय के मन के भीतर एक स्वर्ग तर्क के कोलाहल को डुबाता हुआ गूंज उठा। परेश बाबू अपनी सायंकालीन उपासना में चित्त लगाने के लिए छत से उठकर बगीचे में चंपा के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर जा बैठे। वरदा सुंदरी का चित्त जैसे गोरा से विमुख था, वैसे ही हारान भी उनके विशेष प्रिय नहीं थे। इन दोनों की बहस जब उनके लिए बिल्कुल असह्य हो गई, तब उन्होंने विनय बाबू को संबोधित कर कहा, चलिए विनय बाबू, हम लोग कमरे में चले। वरदा सुंदरी का यह स्नेहपूर्ण पक्षपात स्वीकार करके विनय को बेबस होकर छत से कमरे में जाना पड़ा। लड़कियों को भी वरदा ने बुला लिया। सतीश बहस की गति देखकर पहले ही मूंगफली का अपना हिस्सा लेकर कुत्ते के साथ वहां से जा चुका था। वरदा सुंदरी विनय के सामने अपनी लड़कियों का गुण सुनाने लगी। लावण्य से बोली, अपनी वह कापी लाकर विनय बाबू को दिखाना। नए परिचितों को अपनी कापी दिखाने का लावण्य को अभ्यास हो गया है, यहां तक कि मन ही मन वह इसकी राह देखती रहती है। आज बहस उठ खड़ी होने के कारण वह कुंठित सी हो गई थी। विनय ने कापी खोलकर देखी। उसमें अंग्रेजी कवि मूर और लॉन्गफेलो की कविताएं लिखी हुई थी। हाथ की लिखावट परिश्रम और सुघड़ता का परिचय दे रही थी। कविताओं के शीर्षक और प्रथमाक्षर रोमन शैली में लिखे गए थे। विनय के मन में कापी देखकर वास्तविक विस्मय हुआ। उन दिनों मूर की कविता कापी में नकल कर सकना लड़कियों के लिए कम बहादुरी की बात नहीं थी। विनय का मन काफी प्रभावित हो गया है। यह देखकर वरदा सुंदरी ने उत्साह से मझली लड़की को संबोधित करके कहा, ललिता, तू बड़ी लक्ष्मी बेटी है, जरा वह अपनी कविता। रुखाई से ललिता ने कहा, नहीं मां, मुझसे नहीं बनेगा, वह मुझे अच्छी तरह याद नहीं। यह कहकर वह दूर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर सड़क की ओर देखने लगी। वरदा सुंदरी ने विनय को समझाया, इसे याद सब कुछ है, किंतु बड़ी घुन्नी है, अपनी विद्या को प्रकट नहीं करना चाहती। उन्होंने ललिता की आश्चर्यजनक विद्या बुद्धि का परिचय देने के लिए दो एक घटनाओं का हवाला देकर कहा, ललिता बचपन से ही ऐसी है। रुलाई आने पर उसकी आंखों में आंसू भी आते थे। इस मामले में उसके स्वभाव की पिता से तुलना भी उन्होंने की थी। अब लीला की बारी आई। उसे कहते ही वह पहले तो खिलखिलाकर हंसती रही, फिर धड़ाधड़ एक ही सांस में चाबी की गुड़िया की तरह बिना अर्थ समझे हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता सुना गई। अब संगीत विद्या का परिचय देने का समय आ पहुंचा है। यह समझकर ललिता कमरे से बाहर चली गई। तब तक बाहर छत पर बहस तेज हो उठी थी। गुस्से में आकर हारान तर्क छोड़कर गालियों पर उतर आने को हो रहे थे। हारान की अशिष्टता से लज्जित और विरक्त होकर सुचरिता गोरा का पक्ष लेने लगी थी। यह बात भी हारान के लिए सांत्वना देने वाली नहीं थी। आकाश में कालिमा और सावन के मेघ घने हो गए थे। सड़क पर बेला के फूलों की हाँक लगाते हुए फेरी वाले निकल गए। सामने सड़क के कृष्णचूड़ा पेड़ के पत्तों में जुगनू चमकने लगे। साथ के घर की पोखरी के पानी पर एक घनी काली परत छा गई। परेश बाबू उपासना पूरी करके फिर छत पर आ गए। उन्हें देखते ही गोरा और हारान दोनों ही झेप कर चुप हो गए। खड़े होकर गोरा ने कहा, रात हो गई, अब चलूं? विदा लेकर विनय भी कमरे से बाहर छत पर आ गया। परेश बाबू ने गोरा से कहा, तुम्हारी जब मर्जी हो यहां आना। कृष्ण दयाल मेरे भाई के बराबर हैं। अब उनसे मेरा मत नहीं मिलता, मुलाकात भी नहीं होती, चिट्ठी पत्री बंद है, लेकिन बचपन की दोस्ती नस नस में बस जाती है। कृष्णदयाल के नाते तुमसे भी मेरा बड़ा निकट का संबंध है। ईश्वर तुम्हारा मंगल करे। परेश बाबू के शांत मधुर स्वर से गोरा की इतनी देर तक बहस की गर्मी मानो सहसा ठंडी पड़ गई। गोरा ने आते समय परेश बाबू के प्रति कोई विशेष आदर प्रकट नहीं किया था, किंतु जाते समय सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करता गया। सुचरिता से किसी तरह का विदा संभाषण उसने नहीं किया। सुचरिता उसके सम्मुख है, अपनी किसी चेष्टा से इसको स्वीकार करना ही उसने अशिष्टता समझा। विनय ने परेश बाबू को झुककर प्रणाम किया
और सुचरिता की ओर मुड़कर उसे नमस्कार किया। फिर लज्जित सा शीघ्रता से गोरा के पीछे पीछे नीचे उतर गया। हारान बाबू विदा लेने से बचने के लिए कमरे में जाकर मेज पर रखी हुई ब्रह्म संगीत पुस्तक उठाकर उसके पन्ने उलटते रहे। बिना और गोरा के जाते ही हारान जल्दी से छत पर आकर परेश से बोले, देखिए, हर किसी के साथ लड़कियों का परिचय करा देना मैं ठीक नहीं समझता। भीतर ही भीतर सुचरिता कुड़ती रही थी, अब धीरज न रख सकी, बोली, अगर पिताजी यह नियम मानते तब तो आपसे हम लोगों का परिचय ही न हो पाया होता। हारान बोले, मेलजोल अपने समाज तक सीमित रखना ही अच्छा होता है। हंसकर परेश बाबू बोले, पारिवारिक अंतःपुर को थोड़ा और विस्तार देकर आप एक सामाजिक अंतःपुर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं लड़कियों का अलग अलग मत के लोगों से मिलना ठीक ही है, नहीं तो यह उनकी बुद्धि को जानबूझकर कमजोर करना होगा। इसमें भय या लज्जा का तो कोई कारण नहीं दिखता। हारान, मैं यह नहीं कहता कि भिन्न मत के लोगों से लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए, किंतु लड़कियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी तमीज तक उन्हें नहीं है। परेश बाबू, नहीं नहीं, यह आप क्या कहते हैं? जिसे आप तमीज की कमी कहते हैं वह केवल एक संकोच है। लड़कियों से मिले जुले बिना वह दूर नहीं होता। उद्धत भाव से सुचरिता ने कहा, देखिए पानू बाबू, आज की बहस में तो मैं अपने समाज के ही आदमी के व्यवहार से लज्जित हो रही थी। इसी बीच दौड़ते हुए आकर लीला ने दीदी दीदी कहते हुए सुचरिता का हाथ पकड़ा और उसे भीतर खींचती हुई ले गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 10 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।